हे गाइस, मैं हूं शुभम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू सीरीज में जो कि है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड हडूप। अब इस सीरीज के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? पहला, ये सीरीज कंप्लीटली हिंदी में है। मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि शुभम प्लीज वीडियोस हिंदी में बनाओ, तो ये सीरीज कंप्लीटली हिंदी में। दूसरा, हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल स्टोरेज और हडूप के बारे में जानेंगे बेसिक्स से। मैंने देखा है कि इंटरनेट में बहुत सारे पेड कोर्सेज है जो आपको हडूप, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बारे में बताते हैं, बट वो बेसिक्स कवर नहीं करते। एक बार आप ये वीडियो देखेंगे, आपके कंप्लीटली फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सारे वीडियोस को एंड तक देखें, क्योंकि इसमें हम सब कुछ को इतने बेसिक्स से कवर करेंगे कि आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि हम हडूप के एग्जाम्पल्स लाइव देखेंगे, मतलब हम एचडीएफएस के बारे में लाइव जानेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। हम जानेंगे हाइव क्या होता है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है और कितना इजी है सीखना। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले सारे वीडियोस को ध्यान से देखें। तो बिना देरी के अब शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री से। सबसे पहले जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ तो उसमें जब डेटा स्टोर करने का बात आया तो सबसे पहले हमारा डेटा स्टोर होता था फाइल सिस्टम्स में। ना फाइल सिस्टम्स क्या था कि आप डेटा को कुछ फाइल्स लाइक टीएक्सटी और सीएसवी फाइल्स में राइट करेंगे। ना अब उसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये था कि डेटा में इनकंसिस्टेंसी होता था, डेटा एक्यूरेट नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? अब आप सपोज कीजिए कि आप बिग बाजार जाते हैं। आप एक बिग बाजार में जाते हैं और वहां आप अपना कस्टमर डिटेल देते हैं, कुछ सामान खरीद के लाते हैं। अब क्या है कि बिग बाजार अपना कस्टमर डिटेल एक फाइल में सेव करता है, सपोज कीजिए एक टेक्स्ट नॉर्मल नोटपैड में। तो क्या होता है कि आप एक दूसरे जगह के बिग बाजार में जाते हैं, वहां जाके आप अपना कोई दूसरा कस्टमर डिटेल देते हैं। तो अब क्या होगा? क्योंकि ये दो जगह पे एक डिफरेंट फाइल्स में स्टोर है तो उसमें डेटा में इनकंसिस्टेंसी आएगा, डेटा एक्यूरेट नहीं होंगे, मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। तो फाइल सिस्टम्स में बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो उसका सोल्यूशन क्या निकला? हम एक नए चीज में मूव कर गए जिसको हम कहते थे डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डीबीएमएस के कुछ फायदे थे, जैसे कि डेटा एक्यूरेट होता था, इनकंसिस्टेंसी कम होता था, एरर के चांसेस कम थे। बट डीबीएमएस का एक प्रॉब्लम था, डीबीएमएस एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसका जो स्टोरेज होता है वो लिमिटेड होता है या फिर उसको स्केल अप करने से उसमें और ज्यादा कॉस्ट लगता है। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे समय पार होता रहा डीबीएमएस यूज होता रहा, बट एक टाइम आया जब हमारे पास डेटा का वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया कि उसको डीबीएमएस में स्टोर करना पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल है बट बहुत एक्सपेंसिव था, कॉस्टली अफेयर। तो उस केस में जन्म हुआ बिग डेटा का। बिग डेटा के साथ तीन बड़े प्रॉब्लम थे। पहला था वैरायटी, दूसरा था वेलोसिटी और तीसरा था वॉल्यूम। वैरायटी मतलब क्या कि बिग डेटा का मतलब है कि आपको कोई भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हो, जैसे कि आप सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर कर सकते हो, जैसे कि आपका एक्सएमएल फाइल्स या एचटीएमएल फाइल्स। स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर कर सकते हो जो कि आपका जैसे टेबुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सीएसवी फाइल्स। या फिर आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर कर सकते हो जो कि होता है जैसे कि कोई पीडीएफ फाइल या फिर कोई म्यूजिक फाइल। सो ये जितना टाइप ऑफ डेटा है सब बिग डेटा में कैप्चर होते थे। तो ये था प्रॉब्लम वैरायटी का। फिर आया वेलोसिटी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पार होता गया हम रियल टाइम स्ट्रीमिंग की ओर बढ़ते गए कि जैसे ही डेटा प्रोड्यूस हुआ वैसे ही हमको उसको एनालिसिस करना है। वेलोसिटी बढ़ गया। तो वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ा उसको स्टोर करने का रिक्वायरमेंट भी उतना ज्यादा बढ़ा। और उसके वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे वॉल्यूम भी बढ़ता चला गया। कि पहले अगर हमारे पास डीबीएमएस में 128 एमबी में काम हो जाता था, तो आज हमको 1 जीबी लगने लग गया। अब क्या हुआ, ये सब को स्टोर करने के लिए डीबीएमएस में हमारा स्टोरेज बहुत कॉस्टली हो गया। तो उसके लिए अब क्या उपाय था? तो गूगल ने 2003 में एक उपाय सुझाया जो कि था जीएफएस, जिसको वो कहते थे गूगल फाइल सिस्टम। अब ये जो गूगल फाइल सिस्टम था ये था पहला डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या है ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। उससे पहले ये जानते हैं कि डेटा तो हम फाइल सिस्टम्स में स्टोर कर लेंगे, बट इसको प्रोसेस कैसे करेंगे? तो 2004 में गूगल ने एक चीज बनाया जिसको वो कहते थे मैप रिड्यूस। अब ये मैप रिड्यूस हडूप के मैप रिड्यूस जैसा ही है, बट अभी भी हडूप का निर्माण नहीं हुआ था। तो 2008 में हडूप का निर्माण हुआ। याहू के दो एम्प्लॉय जो कि थे डग कटिंग और माइक कैफरेला, उन्होंने मिलकर हडूप को बनाया।
हडूप का बनाने का मेन प्रेरणा था गूगल फाइल सिस्टम। उन्होंने गूगल के फाइल सिस्टम को समझा। उन्होंने समझा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स काम करते हैं। और 2004 में जब गूगल ने मैप रेडियस बनाया, उन्होंने उसे भी समझा कि कैसे मैप रेडियस काम करता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पे। तो उन्होंने निर्माण किया हडूप का। अब हडूप का लोगो तो आपने देखा ही होगा, एक हाथी का सिंबल है येलो कलर का। वो कैसे आया? कहते हैं एक बार डग कटिंग बैठ के हडूप के ऊपर काम कर रहे थे अपने हॉल में। उस टाइम उनके सामने उनका बेटा अपने एक छोटे खिलौने जो कि एक हाथी था उससे खेल रहा था। उसको देख के उनको दिमाग में आया कि हडूप का सिंबल एक हाथी होना चाहिए। अब हम हडूप पे बाद में जाएंगे, बट उससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। बिग डेटा और हडूप सेम नहीं है। बिग डेटा का मतलब है कि आप कैसे डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स जो कि सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं या अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, उसको संभालते हैं या उसको स्टोर करते हैं। हडूप एक फ्रेमवर्क है जो कि बिग डेटा की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है। अगर आपको याद होगा, जो हम 3 V's डिस्कस कर रहे थे, वैरायटी, वेलोसिटी एंड वॉल्यूम, हडूप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना। ये एक फ्रेमवर्क था जो बिग डेटा की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना। हडूप का मतलब बिग डेटा नहीं है और ना ही बिग डेटा का मतलब हडूप है। आजकल बिग डेटा क्लाउड पे भी है, मतलब हम दूसरे फ्रेमवर्क्स जैसे कि स्पार्क या दूसरे टाइप ऑफ फ्रेमवर्क्स यूज करके जो डेटा को प्रोसेस करते हैं, वो बिग डेटा है। बट फ्रेमवर्क जो हम यूज करते थे पहले, वो था हडूप। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आपको कोई बिग डेटा बोले, उसका मतलब ब्लाइंडली हडूप नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई पूछे हडूप क्या है और बिग डेटा क्या है और उनमें क्या डिफरेंस है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब जब हम समझते हैं डिफरेंस क्या है हडूप और बिग डेटा में, तो हम आते हैं वापस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड की कंप्यूटिंग शुरुआत हुई स्केलिंग से। अब स्केलिंग दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। अब आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या है, वर्टिकल स्केलिंग क्या है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब सपोज कीजिए मेरे पास एक मशीन है और मेरे को थोड़ा और स्टोरेज बढ़ाना है या प्रोसेसिंग कैपेसिटी बनाना है, तो मैं उसमें एक और नया मशीन ऐड कर दूंगा। और जरूरत है और एक नया मशीन, और जरूरत है एक और नया मशीन ऐड कर दूंगा। ये हुआ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, क्योंकि इसमें हम जितनी जरूरत है उस हिसाब से मशीन जो कि चीप हार्डवेयर होते थे उसे बढ़ाते जा रहे हैं। बट वर्टिकल क्या है? मेरे पास एक छोटा मशीन है जिसकी सपोज कीजिए स्टोरेज है 128 MB। कल मेरा स्टोरेज का रिक्वायरमेंट बड़ा है, तो मैं इस मशीन में बड़ा हार्ड डिस्क लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा 1 GB। फिर सपोज कीजिए रिक्वायरमेंट बढ़ गया, तो मैं एक और बड़ा हार्ड डिस्क लगा दूंगा जो कि हो जाएगा 5 TB। अब जो है ये ऐसे ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें आप एक ही मशीन को बड़ा करते जा रहे हैं, तो ये है वर्टिकल स्केलिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फोकस कंप्लीटली करता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे। इसका प्राइमरी पर्पस ही हॉरिजॉन्टल स्केलिंग से शुरू हुआ। तो क्या हुआ कि डग कटिंग और माइक कैफरेला को लगा कि क्यों ना हम थोड़े थोड़े सस्ते मशीन्स यूज करके एक मशीन का ग्रुप बनाए, जिसमें एक मशीन होगा मास्टर और जो बाकी मशीन्स इस मशीन से कनेक्ट करेंगे वो सब होंगे उसके स्लेव। तो ये स्ट्रक्चर था मास्टर और स्लेव का। इसमें क्या था, मास्टर का काम था बाकी सब मशीन्स को देखना, और बाकी सब मशीन का काम है एक्चुअल काम करना, जो कि एक स्लेव का काम होता है। एक स्लेव का काम होता है काम करना, मास्टर का काम होता है निगरानी रखना। यही से डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की शुरुआत हुई। उनका सिंपल मानना था कि क्यों ना एक काम को तोड़ के बहुत लोगों को दिया जाए। मतलब क्या, कि अगर आप बचपन में क्वेश्चन पढ़े होंगे, एक आदमी एक काम को 10 घंटा लगाता है तो दो आदमी 5 घंटा लगाएंगे, है ना? तो सेम फंडा वो यूज किए। उन्होंने कहा कि एक काम को हम तोड़ देते हैं। सपोज करो एक 500 MB का फाइल हमको प्रोसेस करना है, तो हम 100 MB करके 5 पीस में तोड़ देंगे और 5 मशीन यूज करेंगे उसको प्रोसेस करने के लिए। सुनने में काफी एक्साइटिंग और इजी है, बट एक प्रॉब्लम इसके साथ आया। प्रॉब्लम ये था कि इसको स्टोर भी करना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने जीएफएस का यूज किया, जो कि था डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर मैं एक फाइल बनाता हूं, वो फाइल बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट होके सारे मशीन्स में स्टोर हो जाएगा। अब वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? वो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का कॉम्प्लेक्सिटी है, वो उसको उसी हिसाब से तोड़ के बाकी सब मशीन्स में स्टोर करता है। और जैसे ही ये फाइल बहुत सारे मशीन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसीलिए उसको डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बोलते हैं। मतलब एक फाइल टूट के बहुत जगह पर रहेगा, एक जगह पर नहीं। तो अब उसे स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं ब्लॉक्स, जो कि हडूप का कॉन्सेप्ट है। ब्लॉक क्या है? एक ब्लॉक का साइज फिक्स्ड है। तो जब हडूप 1.0 था तो एक ब्लॉक का साइज 64 MB होता था। हडूप 2.0 से एक ब्लॉक का साइज 128 MB होने लगा। अब ये ब्लॉक क्या है?
ब्लॉक एक्चुअली में एक स्पेस है जिसमें आपका फाइल का डेटा स्टोर होगा। तो सपोज कीजिए आपके पास एक 256 MB का फाइल है, तो अगर हम 128 MB का ब्लॉक कंसिडर करते हैं तो आपका फाइल दो ब्लॉक में स्टोर होगा, एक 128 MB और दूसरा 128 MB। अब क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक दो जगह पर जाकर स्टोर होंगे। तो सपोज कीजिए ये एक ब्लॉक चला गया इस मशीन में, ये एक ब्लॉक चला गया इस मशीन में। अब दोनों मशीन पैरेलली इस ब्लॉक पे काम कर सकते हैं, मतलब ये मशीन इस ब्लॉक को प्रोसेस करेगा, ये मशीन इस ब्लॉक को प्रोसेस करेगा। अब क्या हुआ, 256 MB के फाइल को हम पैरेलली 128 MB करके प्रोसेस कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, इससे आपका प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गया और इससे हमारा स्टोरेज का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, क्योंकि ये सब जो मशीन है ये सब चीप हार्डवेयर है। तो ये क्या होता है कि ये कभी फेल होता है, कभी ठीक भी रहता है। तो फेल होने से भी उसका अपना एक फॉल्ट टॉलरेंट सिनेरियो, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि अभी ये सब चीप मशीन है तो इसमें जो हार्ड डिस्क है उसमें डेटा स्टोर करना बहुत आसान है। अब आप फाइल को तोड़ के 5 मशीन में स्टोर कर लीजिए और पांचों मशीन पैरेलली उसको प्रोसेस करेगा। उससे क्या होगा, आपका प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी बढ़ गया, आपका स्टोरेज का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। यहीं से शुरुआत हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का, और इसी को हडूप इंप्लीमेंट करता है। अब जब हम आते हैं हडूप में, तो हडूप का 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। पहला वाला है HDFS, दूसरा वाला है मैप रिड्यूस और तीसरा है यार्न। अब HDFS क्या है, HDFS है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो ये था DFS जो कि था डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें हडूप जोड़ दिए H, तो वो बच गया HDFS। ये है हडूप का स्टोरेज जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। अब हमको पता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज फैशन में हमारे पास बहुत सारे मशीन्स होते हैं जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, राइट। सो हडूप के केस में ये जो स्लेब्स हैं इसको हम कहते हैं डेटा नोड्स, और इसके पास एक मास्टर होता है जिसको हम कहते हैं नेम नोड। तो हडूप अपना डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम इस तरीके से क्लस्टर में मैनेज करता है। नेक्स्ट है मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस है हडूप का डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम। अब जब डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत सारे मशीन्स में है, तो डेटा को उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हडूप यूज करता है हडूप मैप रिड्यूस। और सिंस हम हडूप में एक क्लस्टर मैनेज करते हैं जिसमें बहुत सारा मशीन्स होता है, तो हमारे पास एक क्लस्टर मैनेजर का जरूरत है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है यार्न। यार्न है हडूप का क्लस्टर मैनेजर। इसको हम कहते हैं येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। अब इसका काम क्या है, क्योंकि हडूप में डेटा क्लस्टर में होता है, क्योंकि एक से ज्यादा मशीन्स होते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए हमको किसी का जरूरत है, और वो है यार्न। यार्न हडूप का क्लस्टर मैनेजर है। अब क्लस्टर मैनेजर का मेन फंडा होता है कि जब आप कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और आपको रिसोर्स का जरूरत होता है, जो कि एक क्लस्टर होता है, आपको उस क्लस्टर मैनेजर से बात करना पड़ता है अपने रिसोर्स रिक्वायरमेंट के बारे में। आपको क्लस्टर मैनेजर जितना आपको रिक्वायर्ड रिसोर्स है प्रोसेसिंग करने के लिए, वो प्रोवाइड करेगा, और वही काम है यार्न का। आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हम HDFS, मैप रिड्यूस और यार्न के बारे में डिटेल्स में और इन डेप्थ में जानेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें और धन्यवाद।